आज सुबह केरल के वायनाड में भूस्खलन के रूप में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें काफी भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच राहुल गांधी जो कि वायनाड से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने इस मुद्दे को लोकसभा के अंदर उठाया है और सरकार से बचाव कार्यों में तेजी और जनता के लिए पुनर्वास की मांग की है। साथ ही साथ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि आज या कल में राहुल गांधी और साथ ही साथ प्रियंका गांधी भी वायनाड का दौरा कर सकते हैं। 2019 से लेकर 2024 तक राहुल गांधी वायनाड के सांसद रहे हैं और बताया जाता है कि वायनाड से खासा लगाव राहुल गांधी को है। इसी बीच राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री और केरल के मुख्यमंत्री से भी बचाव कार्यों में तेजी लाने को बातचीत की है। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में मंगलवार सुबह लगभग 3:45 बजे उस समय एक बड़ा रेल हादसा हो गया जब बाड़ा बाम्बो स्टेशन के पास हावड़ा मुंबई मेल पहुंची थी। इस हादसे में 2 लोगों के मौत की सूचना है जबकि 1.5 दर्जन से ज़्यादा यात्री घायल हो गए हैं। रेलवे ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया, घायलों को चक्रधरपुर के अस्पताल में पहुंचवाया और वहां से जो मलबा हटाने का काम था वो जल्द से जल्द पूरी करने के लिए ताकि लाइन को खाली किया जा सके और बाकी गाड़ियां जो है वो व्यवस्थित तौर पर चले। इस बीच विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के अंदर रेल हादसे का यह मामला पूरी तरह से गूंजता रहा। इस मामले में भी पूरी तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से बयान देता हुआ दिखाई दिया। बाबूलाल मरांडी ने इसे एक सामान्य दुर्घटना की संज्ञा दी और कहा कि इस पर किसी से भी इस्तीफा मांगना जो है वो जायज़ नहीं है। दुर्घटना तो हो सकती है, होती रहती है, लेकिन इसके आधार पर इस्तीफा जैसी राजनीति करना ये उचित नहीं है। जबकि चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसी इलाके से आते हैं, उन्होंने भी इस घटना की, दुखद घटना की जो है निंदा की और कहा कि रेलवे को इसकी जांच करनी चाहिए और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला किया है। पीयूष गोयल ने कहा कि जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, उससे पहले पी चिदंबरम ने अपने बजट भाषण में कहा था कि वाजपेयी सरकार ने 8% का ग्रोथ रेट छोड़ा है। इसका उन्हें भी सवाल उठाया कि क्या जब यूपीए सरकार थी तो क्या यूपीए सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दे सकती थी। When we came to 2014, Mr. Chidambaram, again finance minister, was trying to justify the failure of their government by talking about world economic growth being low, falling, the global risks mapped by international agencies in terms of quality of life, in terms of equity, which he spoke about, in terms of inclusive growth, in terms of ensuring the welfare of the farmers, the welfare of the poor. And look at what has happened in 10 years. The country has moved from a fragile 5 economy left behind by Mr. Chidambaram to a top 5 economy in the world. Ensuring Nal Se Jal for every family, has taken electricity and digital connectivity to the remotest corners of the country, with every home today having electricity, ensuring that 55 to 60 crore poor are eligible for free health care. सभी सेक्टर के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। भवन के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। कोचिंग हादसे को 3 दिन बीत चुके हैं और आज चौथा दिन है। फिर भी छात्र अपनी मांगों को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं, ये दृष्टि आईएएस है, बड़ा फेमस आईएएस कोचिंग है और बहुत प्रचार प्रसार इसका होता है और इसके जो ऑनर हैं वो भी दिखते हैं, काफ़ी दिखते हैं फेसबुक पे और छात्र हैं यहाँ पे। मुआवजा भी मिल चुका है, जांच भी
जारी है। जी जी सर। लेकिन अभी धरनारत या फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप? सर जांच तो हर चीज होता है, कुछ भी होता है, जांच चल रही है, लेकिन आज तक किसी चीज का कुछ मिला नहीं है। जो सच्चाई आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस समाज में आप भी आप मिले मीडिया से हैं, तो कहीं कहीं का कुछ नहीं मिला है, नहीं मिलता है। केवल ये है कि कोई चीज हो गया, जांच चल रही है, कभी कुछ नहीं मिला है। तो हम लोग यही मांगे, हम लोग को अस्थायी चाहिए। यहाँ पर पानी का, बिजली का, रहने का, यहाँ पर तार का, लाइट का या मकान का, हर चीज़ का हम लोग को जो है लीगल वो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, एनओसी चाहिए हमें जिस बिल्डिंग हम लोग रह रहे हैं, हम लोग फीस देखेंगे, एनओसी देखेंगे, तब एडमिशन लेंगे भी। और जहाँ खा रहे हैं वहाँ का हर चीज़ का हम लोग चीज़ लेंगे। अगर हम कहीं लाइब्रेरी में जा रहे हैं, वहाँ एनओसी देखेंगे क्या पास है एमसीडी से, तभी हम लेंगे। आज के बाद मतलब सब कुछ आप कानूनी तौर पे चाहते हैं, लिखित रूप से चाहते हैं। आपका क्या कहना है? सर अभी जितना भी मुआवजा मिला है उसकी कोई अभी जानकारी नहीं आई है। 10 लाख रुपए बता रहे हैं, कोई 20 लाख रुपए बता रहे हैं, जबकि हमारी डिमांड थी कि 1 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलना चाहिए। कोचिंग प्रशासन ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, एमसीडी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। जिम्मेदारी लो और बच्चों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए से कम का मुआवजा नहीं चाहिए, ठीक है। और नौकरी साथ में वो घर वालों की एकमात्र उम्मीद थे वो लड़के। इनका कहना है कि जो बड़े कोचिंग के मालिक हैं, क्या वो ओल्ड राजेंद्र नगर में जो 3 छात्रों की मौत हुई, क्या उसके लिए अपना बयान या फिर उनके समर्थन में नहीं आ सकते थे? जरा सोचिए कि इन पे क्या गुजर रही है। कैमरा पर्सन मनु के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई घटना को 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और आप देखिए यहाँ पर ये जो बड़ा बाजार स्थित ये जो मुख्य मार्ग है, यहाँ पर छात्रों ने धरना देना शुरू कर दिया है। और आप देखिए 72 घंटों से ये लगातार धरना जारी है और सूरज की तपिश के नीचे, खुले आसमान के नीचे, जहां पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का टेम्परेचर है, वहां पर ये छात्र अपने भविष्य को बचाने के लिए और संवारने के लिए, सुरक्षित करने के लिए खुले आसमान के नीचे प्रोटेस्ट करने को मजबूर है। इनकी मांग है कि यहाँ पर एमसीडी के ऑफिसर्स को बुलाया जाए, यहाँ पर जो गृह मंत्रालय ने कमेटी नियुक्त की है उसके किसी अधिकारी को बुलाया जाए, इसके अलावा जो तमाम जिम्मेदार प्रशासन के लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाए, तब जाकर ये लोग यहाँ से प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। फिलहाल इतना है कि इन्होंने दिल्ली पुलिस से मानवनवल की थी कि कम से कम इस सूरज की तपिश से बचने के लिए ऊपर एक स्थायी, भले ही ना सही, अस्थायी एक कोई शेल्टर डालने दे, वो भी इनको डालने नहीं दिया गया है। तो ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सड़क पर इस समय खड़ा होना इतना मुश्किल है। वहां पर ये छात्र अपने भविष्य के लिए, उसको बचाने के लिए और जिन छात्रों की जान गई है उन्हें न्याय दिलाने के लिए इस बड़े बाजार मार्ग पर प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ये जवाबदेही किसकी है और इन छात्रों के प्रोटेस्ट का आगे भविष्य क्या होगा और साथ ही क्या भविष्य होगा इनका, क्योंकि भविष्य के सपने लेकर ये दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में पहुंचे हुए हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन मधुर खैंथुला के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली में एक कोचिंग में बेसमेंट में हुई दुर्घटना के बाद अब मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो बेसमेंट में कोचिंग चल रही है या कुछ अन्य गतिविधियां हो रही हैं उस पर लगाम लगाई जाए और उस पर निरीक्षण कर कार्रवाई की जाए। और उसी तारतम्य में भोपाल में जो बेसमेंट में कोचिंग संचालित हो रही है उस पर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन पहुंचा है MP नगर। और एक औरस एकेडमी है जो नीचे बेसमेंट में चल रही थी, जो नियम विरुद्ध यहाँ पर कोचिंगें संचालित हो रही थी। तो प्रशासन का कहना है कि नियमानुसार सिर्फ बेसमेंट पार्किंग के लिए उपयोग किया जा सकता है और बाकी किसी तरह का उपयोग नहीं किया सकता, मगर नियम विरुद्ध यहाँ पर कोचिंगें संचालित हो रही थी उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। 2 कोचिंगों को सील किया गया है और इसके अलावा भी और जो यहाँ पर जितनी भी कोचिंग्स हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, यानी प्रशासन हरकत में आया है। कुछ कोचिंग को अब नोटिस जारी किया गया है। जिला प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची है और लगातार कार्रवाई जो कर रही है और यहाँ पर कई कोचिंग चलती हैं जिन पर अब प्रशासन का डंडा चलना शुरू हो चुका है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल के भीतर तबीयत कुछ गड़बड़ है और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर है। इसको लेकर के आज अलायंस इंडिया ने दिल्ली के जंतर मंतर में एक पूरा धरना विरोध प्रदर्शन किया हुआ है और अरविंद केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी, उनके स्वास्थ्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को लेकर के
बड़ा प्रदर्शन किया हुआ है। इस प्रदर्शन में अलायंस इंडिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने भाग लिया हुआ है। अगर हम अभी बात करें तो महाराष्ट्र एनसीपी के सर्वे सर्वा मुखिया शरद पवार स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और वह केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इससे पहले संजय राउत आए, उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को तानाशाह बताया। साथ में भगवंत मान बैठे हुए हैं जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। उनके ठीक बगल में सुनीता केजरीवाल बैठी हुई हैं जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं। संजय सिंह हैं, राघव चड्ढा हैं, आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेता मंच पर मौजूद हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद भी अलायंस इंडिया एकजुट होने की और दिखाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार के खिलाफ, उसके तानाशाह के खिलाफ। वह ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अगर ऐसा मुद्दा आएगा तो सभी पार्टियां एक हैं। ये बात अलग है कि पंजाब में अलायंस इंडिया का गठबंधन टूटा, दिल्ली में अब विधानसभा के चुनाव भी अलायंस इंडिया नहीं लड़ेगी, यानी कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली की कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस मंच पर एक साथ एकजुट होकर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा बनेगा, किसी भी पार्टी के ऊपर यदि उनके नेताओं पर संकट आएगा तो अलायंस इंडिया एक साथ है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। चुनावी रणनीतिकार से नेता के रूप में स्थापित करने की जुगत में जुटे प्रशांत किशोर ने रोज नए नए फार्मूले गढ़ने शुरू कर दिए हैं। अपनी पार्टी बनाने की घोषणा के साथ ही उन्होंने पार्टी का प्रारूप भी तय कर दिया है। आगामी 2 अक्टूबर से उनकी पार्टी राजनीतिक पार्टी के रूप में बिहार में दौड़ेगी, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने रूपरेखा तय किया है उसमें जातीय गणित को पूरी तरह साधा है। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा है कि जिसका जितनी भागीदारी उसका उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले के तहत टिकट दिए जाएंगे। अगर बांटने वाले की नीयत में खोट ना हो तो ये व्यवस्था, ये सामंजस्य बनाया जा सकता है कि जिसकी जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर मंच पर बैठाया जाए। किसी को ना उसकी संख्या से ज्यादा, ना किसी को कम। आप अपना हक लीजिए, दूसरे का मत मारिए। यानी जिस जाति के जितने फीसदी लोग होंगे उतने फीसदी टिकट दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी घोषणा की है कि पहला अध्यक्ष दलित होगा और दलितों का खासा ध्यान रखा जाएगा। कुल मिला के जातीय गणित में प्रशांत किशोर भी अपने को फंसा चुके हैं। यानी जातीय गणित के आधार पर बिहार की राजनीति करने का दावा प्रशांत किशोर तो नहीं करते हैं, लेकिन जो उनका फार्मूला है उसमें जातीय गणित जरूर साध रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। दिल्ली की महानगर बस सेवा में 320 नई इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा शामिल हो गया है। अब इस तरह से दिल्ली देश का वह पहला शहर बन गया है जहां पर 1970 इलेक्ट्रिक बसें हैं। इसके अलावा सीएनजी बसें हैं। कुल मिलाकर के पॉल्यूशन को दूर करने का काम दिल्ली तेजी से कर रहा है और इसी दिशा में अब दिल्ली काफ़ी आगे बढ़ चुका। आने वाले समय में यानी कि 2025 के साल के अंत तक सीएनजी बसें भी हटा दी जाएंगी और 10,000 बसों का बेड़ा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक हो जाएगा। ये बात आज परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कही। उन्होंने कहा दिल्ली में अब लोगों को संसाधन मिल सकें, आसानी से आ जा सकें, उनको किसी तरह से परिवहन की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मोहल्ला बसें भी चलाई गई हैं। उनका परीक्षण पूरी तरह से सफल हो गया है। अब छोटी जो सकरी गलियां हैं वहां पर छोटी छोटी बसें चलाई जाएंगी, यानी कि 12 मीटर की जगह पर 9 मीटर की बसें चलेंगी। कुल मिलाकर के यदि आप कहीं कंजेस्टेड एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको बस की सेवा पूरी तरह से मिल सकेगी। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो दिल्ली में अब परिवहन सुगम होगा, स्वच्छ होगा और दिल्ली के पॉल्यूशन को दूर करने वाला होगा। कैमरा पर्सन मधुर के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन जनता के लिहाज से थोड़ा ठीक रहा। शुरुआती दौर में तो विपक्ष के विधायक सदन के बाहर धरने पर जरूर बैठे, पुरानी मांगों को ही लेकर बैठे, लेकिन धीरे धीरे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो शुरुआती दौर में जो प्रश्नकाल है वो चलने लगा और प्रश्नकाल में लगातार जो है विधायकों के सवाल भी आने लगे। खुद सत्ता पक्ष के विधायकों ने जवाब भी दिया, सवाल भी किया, मंत्रियों ने भी जवाब दिया और शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग के एक प्रश्न पर जो प्रश्न जो है विपक्ष की
ओर से था। बैजनाथ राम, नीलकंठ सिंह मुंडा के प्रश्न पर जो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं बैजनाथ राम, वो काफ़ी असहज होते हुए भी दिखाई दिए। और इसी बीच में किसी एक बात पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने हेमंत सोरेन की जमानत का मुद्दा लाया बीच में, और उसके बाद फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को 12:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया। कुल मिलाकर जो तीसरा दिन था मानसून सत्र का, वो लोकतंत्र के इस मंदिर में जनता के लिहाज से थोड़ा अच्छा माना जा सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। संगठन कमजोर होने की वजह से कांग्रेस पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पीआईसी की बैठक और एआईसी के द्वारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अब तक संगठन खड़ा करती थी, लेकिन अब पार्टी के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक ब्लॉक कांग्रेस की कमेटियां बनाई जाएंगी, जिनमें नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। साथ ही उन्हें अब प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जो कार्यकर्ता प्रशिक्षित होंगे उन्हें संगठन में नियुक्तियां भी दी जाएंगी। साथ ही ऐसे कार्यकर्ताओं को चुनाव से दूर रखा जाएगा। ऐसे कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन संगठनात्मक कार्य जरूर करेंगे। वहीं इस निर्णय के बाद अब पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। वहीं पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा इस कार्य को सराहा भी जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पार्टी का संगठन कमजोर बना हुआ था, यही कारण था कि पार्टी अपने चुनावों में हार का सामना कर रही थी। आखिरकार अब इस निर्णय के बाद पार्टी कितना अपने संगठन को मजबूत कर पाती है, ये आने वाले भविष्य में देखना होगा। और किस तरह से अब चुनावी समर में पार्टियां जाने के बाद कांग्रेस पार्टी कितना मजबूत हो पाती है, ये देखना होगा। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक राज्य में 56 बच्चों की जान जा चुकी है और 130 से अधिक मरीज अभी बताए जा रहे हैं। अब तक 40 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। राज्य सरकार का दावा है कि उन्होंने 45,000 घरों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया है और 1.5 लाख लोगों को स्कैन किया है। तो दूसरी तरफ राज्य के ग्रामीण इलाकों से शुरू हुआ इस वायरस का संक्रमण अब शहरी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। राज्य के अहमदाबाद, राजकोट जैसे महानगरों में भी चांदीपुरा वायरस के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ग्रामीण इलाकों से शुरू हुआ संक्रमण अब राज्य के 17 जिलों तक पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार लगातार सब सलामती के दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ चांदीपुरा वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। औसतन 3 बच्चे रोज चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं और अब तक 56 घरों के चिराग बुझ चुके हैं। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ तरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। प्रयागराज में लगातार बिजली संकट गहराता जा रहा है। बिजली कटौती की वजह से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए बिजली और पानी की कमी खल रही है। यही वजह है कि आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यमुना पार इलाके में स्थित बिजली घर का घेराव किया और 5 सूत्रीय मांग की। प्रयागराज में न सिर्फ यमुना पार बल्कि गंगा पार और शहरी क्षेत्र में भी भारी कटौती बिजली की देखी जा रही है। प्रयागराज के पुराने शहर जैसे चौक, मुट्ठीगंज, दारागंज और कीटगंज जैसे इलाकों में 2 से 3 घंटे की कटौती रोजाना हो रही है, जिससे आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।